गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम साइंस के अंदर कल हमने पढ़ा था पार्ट 7 के अंदर रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपने अच्छी तरीके से उसको समझा होगा। आज हम उसके आगे परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए जो रदरफोर्ड की कमियां रही है उसको दूर करने के लिए अगला वैज्ञानिक आया था नील्स बोर। कौन आया था? नील्स बोर। तो पार्ट कौन सा चल रहे थे हम? 7वां। परमाणु की संरचना के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी दी थी। अब उसमें अगला जो वैज्ञानिक आया वो कौन था? नील्स बोर। कौन था? नील्स बोर। नील्स बोर ने अपनी परिकल्पनाएं दी। ये थोड़ा रदरफोर्ड से थोड़ा विस्तृत था, उसकी व्याख्या की उसने कि परमाणु संरचना के लिए जो रदरफोर्ड की कमियां थी उसको दूर करने का काम किसने किया? नील्स बोर ने किया। तो नील्स बोर की परिकल्पनाएं हम कहते हैं। तो नील्स बोर आया कब? ये आया 1913 में, यानी 1913 में। इसने क्या किया? परमाणु की संरचना व उसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है किरणों का समूह। परमाणु संरचना व स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। यानी एक तो परमाणु की संरचना को समझाया और एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या की। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? किरणों का समूह। असंख्य किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। किरणों का समूह जो है वो क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो प्रकाश की किरणें हैं, जो भी किरणें होती हैं उन किरणों के समूह के पैकेट के रूप में जो किरणें होती है उसके समूह को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसकी इसने व्याख्या की। ध्यान रखना। तो किसकी व्याख्या की? परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम की व्याख्या के लिए उसने अपना मॉडल दिया, जिसे हम कहते हैं बोर का मॉडल। क्या कहते हैं? बोर का मॉडल। इसे हम कहते हैं बोर का मॉडल। अब इसने क्या परिकल्पनाएं दी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसकी कौन कौन सी परिकल्पनाएं थी उन परिकल्पनाओं का हम अध्ययन करते हैं। चलो, इस परिकल्पना में सबसे पहली परिकल्पना इसने दी कि परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है, जो हमने रदरफोर्ड ने भी दी थी। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। तो यहां मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, फिर इसकी 1 बाय 1 इसकी परिकल्पना कहता हूं। तो सबसे पहले इसने कहा कि परमाणु जो होता है, इस परमाणु के केंद्र में, मान लिया ये इसका परमाणु है, परमाणु की स्ट्रक्चर है, इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, ये केंद्र बिंदु है, इसमें क्या होता है? नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। तो ये इसने कहा कि इसके केंद्र में कौन होता है? नाभिक। और नाभिक के अंदर एक धनावेशित भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन। तो इसने कहा कि परमाणु के पहली जो इसकी परिकल्पना थी उसकी क्या था? परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है, जिसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। नाभिक होता है, इसमें धन आवेशित भाग प्रोटॉन होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। इसके ऊपर प्रोटॉन जो होता है इसमें वो प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। इसमें जो प्लस चार्ज वाला वो होता है वो कौन होता है? प्रोटॉन। तो पहली इसकी परिकल्पना क्या कहा इसने? कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर एक धन आवेशित भाग होता है, प्रोटॉन होता है। फिर दूसरी इसकी परिकल्पना थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्ष में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के चारों तरफ, दूसरी परिकल्पना इसने क्या की कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। क्या कहा? परमाणु के चारों तरफ, ये परमाणु, इसके चारों तरफ ये वर्ताकार जो पथ है, ये जो वर्ताकार पथ है, इस वर्ताकार पथ में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन वर्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन इन वर्ताकार पथ में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? जिन्हें इस बोर ने नाम दिया, जिन्हें कोश
या कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा, ऊर्जा स्तर कहा। चलो, तो उसने बोर ने इनको क्या कहा कि जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इस परमाणु के, इस नाभिक के चारों तरफ, नाभिक के चारों यानी परमाणु के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन इस परमाणु में यानी नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, परमाणु में चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश, कक्षा या क्या कहा, ऊर्जा स्तर। तो इस परमाणु में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या लगाते हैं, चक्कर। परमाणु में किसमें, परमाणु में नाभिक के चारों ओर, परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहा, कोश, कक्षा या ऊर्जा स्तर कहा। क्या कहा इनको कहा जाए, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहे इस नाभिक के चारों तरफ परमाणु में, तो उनको क्या कहा इन्होंने, या तो कोश कहा या कक्षा कहा या ऊर्जा स्तर, इनको नाम दिया। किसने दिया, बोर ने। अब तीसरी परिकल्पना क्या थी कि ये जो ऊर्जा स्तर है इनको किससे व्यक्त कर रहे थे, एन से। इन ऊर्जा स्तर को इन वृत्ताकार पथ या ऊर्जा स्तर को एन बराबर 1 2 3 4 डैश डैश, कितना, n बराबर 1 2 3 4, यानी ये पहला कोष मान लिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया तो ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, यानी आगे चलता रहेगा। ये n बराबर 1, ये n बराबर दूसरा, ये n बराबर तीसरा। तो इनको n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3, यानी वृत्ताकार पथ या ऊर्जा स्तर को n बराबर 1 2 3 यानी n से व्यक्त कर रहे हैं। और इस n का मान क्या रखा, इस 1 को कहा k, 2 को कहा l, 3 को कहा m और 4 को कहा n। इस तरीके से इनके नाम रखे। इन वृत्ताकार पथ या ऊर्जा स्तर को किससे, n बराबर 1 2 3 4 या KLMN, KL या इनका नाम या KLMN से व्यक्त किया, इन वृत्ताकार पथ या ऊर्जा स्तर को किससे, KLM, यानी पहला जो है उसको क्या कहा, K कोष, दूसरे को क्या कहा, L कोष, तीसरे को क्या कहा, M कोष, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, उसको KLMN से इसने व्यक्त किया। तो पहला देखो क्या कहा कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में एक धन आवेशित भाग होता है, प्रोटॉन। किसने कहा, बोर ने। दूसरा क्या कहा कि परमाणु के चारों तरफ यानी नाभिक, इस परमाणु में नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं और इन वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कोष कहेंगे, कक्षा कहेंगे या ऊर्जा स्तर कहेंगे। अब इन ऊर्जा स्तरों का कुछ नाम दिया। इन वृत्ताकार पथ में जो ऊर्जा स्तर है उसको किससे व्यक्त किया इन्होंने, n से, यानी पहला जो कोष है वो n यानी 1, दूसरे कोष को 2, तीसरे कोष को 3 और इनका नाम रखा KLMN से व्यक्त किया। चौथे इसने बात की कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, इसने कहा कि परमाणु में जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा, n का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है, बताओ क्या हुई, नाभिक से दूरी भी बढ़ी। इस कोष की नाभिक से क्या बढ़ी, दूरी। देखो n बराबर ये पास है, n बराबर यानी k सबसे पास में, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा नाभिक से कोष की दूरी बढ़ेगी और साथ ही ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो क्या है देखो कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है, जैसे n बढ़ेगा तो क्या हुआ कि नाभिक से ये दूरी भी तो बढ़ी, पहले देखो इतनी दूरी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी यानी n का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, कोष का मान भी बढ़ेगा, कोष की दूरी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इसकी ऊर्जा में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी तो नाभिक से दूरी भी बढ़ेगी और ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो मुझे बताओ सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी,
के की होगी ना, क्योंकि के नाभिक से सबसे पास में है, इसका मतलब सबसे छोटा कोष होगा, तो इसका मतलब हुआ के की ऊर्जा जो होगी, के कोष की इसकी ऊर्जा सबसे कम होगी, ऊर्जा सबसे कम, के कोष की ऊर्जा सबसे कम, तो सबसे कम ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी बताओ, सबसे कम ऊर्जा होगी के की, कम, तो ऊर्जा सबसे कम किसकी होगी, के की। क्यों, क्या लिखा हमने कि जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा, कोष की नाभिक से दूरी भी बढ़ेगी और ऊर्जा भी बढ़ेगी, इसका मतलब के सबसे पास में है तो उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी और सबसे अंत में होगा उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। तो जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी तो नाभिक से कोष की दूरी भी बढ़ेगी और साथ ही ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो ये लिखा हमने, एन का वैल्यू बढ़ने पर कोष बढ़ता है और ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। अब पांचवा इसने क्या कहा, अब देखो, तो पहला तो ये कहा कि नाभिक होता है, इसमें धनावेशित भाग प्रोटॉन होता है, दूसरा का इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोष, कक्षा या ऊर्जा स्तर के, इन ऊर्जा स्तर को n बराबर 1 2 3 4 या k एलिमेंट से व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा नाभिक से दूरी बढ़ेगी और नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। अब ये कह रहा है कि इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान NH/2π का पूर्ण गुणज हो। इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, ये नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, उनके कोणीय संवेग का मान यानी MVR का मान NH/2π के बराबर हो। तो पांचवा पॉइंट इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग यानी MVR बराबर NH/2π का पूर्ण गुणज हो, 2π के बराबर हो, ये कहा है। इस पॉइंट को समझना, क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग मतलब MVR अभी मैं समझाऊंगा क्या है, इसका मान किसके NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। यहाँ पर देखो ध्यान रखना, यहाँ पर M का जो मान है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V का मतलब है इलेक्ट्रॉन का वेग और R का मतलब है कक्षा की त्रिज्या और यहाँ H का मान है, H बराबर कहते हैं प्लांक स्थिरांक, इसको क्या कहते हैं, प्लांक स्थिरांक या प्लांक कांस्टेंट, जिसका मान 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है। तो ये प्लांक स्थिरांक, इसका मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, उसके साथ गुणा किसका है, इलेक्ट्रॉन के वेग का, उसके साथ किसका गुणा है, उसकी त्रिज्या का, इसका मान इसके मान के बराबर, किसके मान के बराबर, NH/2π। तो जिस कक्षा के लिए MVR का मान NH/2π के बराबर हो, n का मतलब n की वैल्यू देखो हमने रखा है 1 2 3 रखेंगे, h का मान फिक्स है 6.62, पाई का मान भी फिक्स है, तो इसके लिए 1 का मान किस इलेक्ट्रॉन का मान जिसके इसके बराबर हो। जैसे मैंने माना कि MVR का मान लिया कि MVR का मान 5 जूल आया, ठीक है, 5 जूल जो भी मान इसका 5 जूल सेकंड जो भी आया, और यहाँ इसके मान के इक्वल के बराबर हुआ, यानी ये तो है इलेक्ट्रॉन से हम पता करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, उसका वेग इतना है, इस कक्षा की त्रिज्या इतनी है, और इस कोष में किसका मान, इस n के किसके मान के, 1 के 2 के 3 के किसके, और इस H/2π के बराबर अगर मान हम रखें, n की वैल्यू तो हमें पता है 1 2 3 4 यहाँ रखेंगे, h का मान भी हमें पता है 6.62 और पाई का मान भी फिक्स पता है, तो n का मान भाई यहाँ इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पता करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना है और यहाँ n की वैल्यू बदलते रहेंगे, तो इसका मान जिसके बराबर आएगा, जैसे भाई n बराबर 1 और h का मान हमने यहाँ से रख दिया, मतलब ये वाला मान तो हम पता कर सकते हैं, ये वाला मान कौन सा, n × H/2π, ये हमें फिक्स पता है, ये मान पता करें, n का मान बदलते रहेंगे, 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3, तो देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या इनका मान
इस n की कौन सी वैल्यू रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें कि 4 रखें, उसके लिए बराबर आता है। तो हम देखेंगे कि भाई अगर n रखें 1 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या उसके n के बराबर 1 के बराबर आए, मतलब 1 रखने के बाद इसका गुणा करने पर इसके बराबर आए, तो एक कोष में चक्कर लगाएगा। और अगर n बराबर यहाँ 2 रखें, 2 के इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वेग और त्रिज्या उसके बराबर आ जाए, तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। आई बात समझ में? यानी इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग mvr का मान उसके nh/2π के क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तो उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, इसका मतलब उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। आई बात समझ में? तो 5वां पॉइंट इसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसके कोणीय संवेग mvr का मान, मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का वेग और उस कक्षा की त्रिज्या, उसका मान किसके बराबर होना चाहिए, nh/2π। h का मतलब यहाँ क्या है, प्लांक स्थिरांक, मान कितना है 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। पाई का मान हमें पता ही होता है और n की वैल्यू हमें पता है 1 2 3 4, ये जिसके बराबर होगी उसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। ये किसने कहा, नील्स बोर ने कहा। तो 5वां पॉइंट इसने ये कहा। अब इसका 6ठा पॉइंट इसने क्या कहा, छठी परिकल्पना इसने क्या दी, तो मैं यहां लिखता हूं छठी परिकल्पना, देखो ध्यान देना, यहां ऊपर लिखता हूं मैं इसकी छठी परिकल्पना। छठी परिकल्पना इसने क्या कहा, छठा इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये उसने कहा, छठा परिकल्पना दी कि अगर इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित पथ में ही चक्कर लगाता, अपने कोष में चक्कर लगाता, इसी कोष में, जैसे इलेक्ट्रॉन इस कोष में और इसी में चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, ये हमने कल पढ़ा था, रदरफोर्ड की कमी में हमने पढ़ा था। मैक्सवेल ने कहा था कि जब ये कक्षा में चक्कर लगाता है धीरे धीरे उसकी ऊर्जा में कमी आएगी और कमी आके वो अंदर गिर जाना चाहिए। तो वो किसने, रदरफोर्ड ने नहीं समझा पाया था, तो इसकी कमी को पूरा किसने किया, बोर ने। बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होगी। वो अपने ही कक्षा में क्या लगाए, चक्कर लगाए, तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो उसमें कमी होगी ना वृद्धि होगी। लेकिन वो किस कक्षा में, अपनी कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। तो निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो ऊर्जा में कोई लगाता है तो इसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात इसने और कही, उसने कहा इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा का अवशोषण करके, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आकर, तेजित अवस्था में उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है। कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से क्या करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो ऊर्जा पाकर ये क्या करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा, तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो क्या करेगा, बाहर कूदने की करेगा। क्या करेगा, बाहर कूदने की करेगा। आई बात समझ में, कि अगर ऊर्जा का ये अवशोषण करता है तो ये क्या करेगा, उच्च ऊर्जा कक्ष में जाने की करेगा। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन यदि ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो उच्च ऊर्जा कक्ष में चला जाता है, तथा ऊर्जा का उत्सर्जन करके, ऊर्जा का उत्सर्जन करके पुनः, ऊर्जा का उत्सर्जन करके क्या करेगा, पुनः निम्न कक्षा में आ जाता है, निम्न कक्षा में आ जाता है। तो क्या बनाता है, निम्न कक्षा में आ जाता है तो एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है।
तो ये लास्ट वाला पॉइंट इसने कहा कि क्या कहा कि अगर वो अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता तो उसकी ऊर्जा में कोई ह्रास नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन अगर उच्च ऊर्जा कक्ष या कहीं बाहर से एनर्जी को ग्रहण करता है तो ये क्या करेगा, यहां से कूद के ऊपर आ जाएगा। ऊपर वाली कक्षा मान लिया ये है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से एनर्जी ग्रहण करता है तो यहां से ये कूद के कहां चला जाएगा, ऊपर इस वाले कोष में चला जाएगा। यहां जाने के बाद क्या करो, अपने ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो जब नीचे की ओर आता है तो क्या करता है, एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। तो क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर ऊर्जा पाके उच्च ऊर्जा कोष में जाता है तो वहां ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा और वापस जब नीचे आएगा तो क्या बनाएगा, एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करेगा। तो ये सारी परिकल्पना किसने दी, बोर ने दी। तो पहली परिकल्पना क्या दी कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है और नाभिक में कौन उपस्थित होता है, प्रोटॉन धनावेशित भाग होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा के या वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, कोष कक्षा या ऊर्जा स्तर कहता है। इन ऊर्जा स्तर को किससे लिखते हैं, n बराबर 1 2 3 4 या k एलिमेंट से व्यक्त किया जाता है। जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा नाभिक से दूरी बढ़ेगी, हमें पता ही है, और ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। इसका मतलब k कोष की ऊर्जा सबसे कम होगी। फिर क्या कहा, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनके लिए इसके कोणीय संवेग mvr का मान nh/2 पाई का पूर्ण गुणज या उसके बराबर हो। फिर क्या कहा है कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने ही कोष में चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन ये बाहर से ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा कोष में जाता है तो एनर्जी पाके उच्च ऊर्जा कोष में जाएगा और ऊर्जा खोकर वापस जब अपने कक्ष में आएगा तो किसका निर्माण करेगा, एक रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण करेगा। तो ये किसकी थी, बोर की परिकल्पनाएं। किसकी परिकल्पनाएं थी, बोर की परिकल्पनाएं। अब इस बोर की कमियां क्या है, इसकी भी कमियां थी, कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को हम पढ़ते हैं। चलो, तो उसकी कमियां क्या थी, उस कमियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो ध्यान है, तो इस बोर की भी कुछ कमियां थी, उस कमियों के बारे में हम देखते हैं। तो बोर की कमियां क्या थी, देखो इस बोर की कमियां क्या थी उसको हम पढ़ते हैं। तो इस बोर की अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, ये सिर्फ किसने, हाइड्रोजन परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, एक इलेक्ट्रॉन वाले में बताया था इसने। तो एक से अधिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, उस परमाणु की संरचना के बारे में इसने नहीं समझाया। सिर्फ किसके लिए समझाया, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या के पहले परमाणु की संरचना के बारे में इसने नहीं बताया, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु की। अरे भाई, जब हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में तो बता दिया, लेकिन जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसके बारे में इस बोर ने नहीं समझाया। दूसरी बात क्या नहीं समझाया इसने, ये देखो, इसने कहा कि रासायनिक संयोजन करके, यानी रासायनिक संयोजन से परमाणु अणु बनाते हैं, तो उसकी संरचना के बारे में भी इसने नहीं बताया। तो रासायनिक संयोजन से परमाणु अणु बनाते हैं, उस अणु की संरचना को नहीं समझा पाया। आई बात सुनिए कि रासायनिक संयोजन से परमाणु क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। उन अणु की आकृति संरचना के बारे में भी ये नहीं बता पाया। फिर तीसरी बात उसने क्या देखी, कई वैज्ञानिकों ने देखा कि जब उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरण जब देखे तो उन्होंने देखा कि जो इसने कहा था कि रेखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, तो उच्च भेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर रेखिक स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों का समूह था, एक से अधिक लाइनों में बटा था, जिसके बारे में बोर नहीं समझा सका।
तो लास्ट वाला पॉइंट इसकी क्या कमी क्या रही कि उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाके उच्च ऊर्जा कक्ष में जाते हैं और फिर ऊर्जा खो के वापस निम्न ऊर्जा कक्ष में आते हैं तो क्या होता है, एक रैखिक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? प्राप्त होता है। आई बात समझ में? लेकिन उसने कहा रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? किरणों का समूह होता है। लेकिन इसने क्या कहा, जब हमने देखा कि और ज्यादा शक्तिशाली उपकरणों से जब देखा तो बता के वो रैखिक स्पेक्ट्रम जो है वो किरणों के समूह के रूप में तो होता है, लेकिन वो किरणों का समूह एक से अधिक लाइनों में बटा था। लेकिन बोर ने ऐसा नहीं बताया कि वो एक से अधिक लाइनों में बटा होगा। इस बारे में बोर ने अपनी व्याख्या जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं की। तो इसका मतलब ये इसकी क्या थी? तीसरी कमी। तो पहली कमी क्या थी? एक से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या जिस परमाणु में थी उसकी संरचना के बारे में नहीं बताया। इसने सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के बारे में, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से हो गई। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो उसकी इसने व्याख्या ही नहीं कर पाई। दूसरा कि रासायनिक संयोजन में परमाणु अणु बनाते, उस अणु की आकृति क्या होगी इसके बारे में इसने नहीं समझाया। तीसरा कहा है कि वो जो रैखिक स्पेक्ट्रम होता था उसको उच्च भेदन और भी ज्यादा क्षमता वाले उपकरण से देखा तो रैखिक स्पेक्ट्रम तो बहुत सारी लाइनों में बटा था और बहुत सारी लाइनों के बारे में इसने नहीं बता पाया। तो ये बोर की मॉडल की क्या थी? 3 कमियां थी। तो रदरफोर्ड की कमियों को दूर किसने किया? बोर ने दूर किया। आई बात समझ? तो इसलिए हम कहते हैं नील्स बोर की परिकल्पना कितनी थी? 7, और इसकी 3 कमियां हैं। इसको आप अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि अगर रदरफोर्ड नहीं आता है तो परीक्षा में नील्स बोर के बारे में जरूरी पूछा जाता है। तो इस दोनों को आपको अच्छी तरीके से, रदरफोर्ड को और नील्स बोर की जो परिकल्पना है उनको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और इनको समझना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे का वाला वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।